स्पीकर अरे पहले वो हो तो यार, देख सब लोग तो ज्वाइन है, बाकी दिखा कुछ नहीं रहे। शुरू से है। यस सर। शुरू से जी सर, सभी को आज शाम का नमस्कार। मैं पीयूष त्रिपाठी आप सभी अतिथियों का और देश भर के अलग अलग जगहों से जुड़े विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। अर्थशास्त्र विभाग शासकीय तुलसी महाविद्यालय द्वारा अंतरिम बजट 2024-25 के विश्लेषण के लिए एक पैनल परिचर्चा रखी गई है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर जेके संत जो तुलसी महाविद्यालय के प्राचार्य हैं उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इस विषय के लिए, परिचर्चा के लिए अनुमति देने के लिए। डॉक्टर अमित भूषण द्विवेदी और श्रीमती प्रीति वैश्य जो इस कार्यक्रम की सूत्रधार हैं और लगातार पिछले कई सालों से बजट के बाद एक बजट विश्लेषण पर राष्ट्रीय पैनल परिचर्चा का आयोजन करते रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने अतिथियों से आपको परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं श्री नीरज कुमार हिमांशु, आप चीफ मैनेजर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कोलकाता जोन कोलकाता के। आप बैंकर हैं और इसलिए आपको बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में ज़्यादा बेहतर समझ रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे अतिथि डॉक्टर अंकित कुमार सूर्यवंशी, आप शासकीय महाविद्यालय नरियावली सागर में अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमेशा अपने बातों से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले डॉक्टर मनमोहन लाल विश्वकर्मा, आप अर्थशास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं GSS पीजी कॉलेज कोयलसा आजमगढ़ में। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आज के अध्यक्ष प्रोफेसर जेके संत से अनुमति लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। सर अगर कार्यक्रम बढ़ाने की अनुमति है तो फिर मैं आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहूँगा सर। हाँ चलिए ठीक है। तो सबसे पहले ये 2024-25 का अंतरिम बजट है, तो कुछ बेसिक टर्म से शुरुआत करते हैं कि हम बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो BA फर्स्ट ईयर के हैं या जो अर्थशास्त्र की बेसिक समझ रखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बजट होता क्या है और ये अंतरिम बजट क्या होता है। सबसे पहले डॉक्टर अंकित कुमार आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थियों के सामने आप ये समझाएं कि बजट क्या होता है और बजट की जगह ये अंतरिम बजट क्यों पेश किया गया, इसकी क्या जरूरत थी। जी थैंक यू सो मच सर। सर ने मुझे कहा था कि बजट के ऊपर मुझे बात करनी है इस पैनल डिस्कशन में। तो सबसे पहले तो मैंने जो तैयारी की है वो अभी मैं एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी करवा रहा हूँ, तो जस्ट अभी बस कॉलेज से घर पहुंचा ही हूँ और सीधे यहाँ पर बैठा हूँ। मैंने चेंज भी ठीक से नहीं कर पाया था। तो सर ने मुझे, हालांकि मेरा जो सब्जेक्ट है मैं आज ले रहा हूँ, बजट के बारे में तो बात करेंगे, पर मैं अभी जो लैंगिक अर्थशास्त्र पर जेंडर इकोनॉमिक्स के ऊपर एक प्रोग्राम करवा रहा था, तो इस बार के बजट में कुछ चीजें मैंने वुमेन और जो लैंगिक पार्टिसिपेशन, जेंडर पार्टिसिपेशन उसको लेके भी कुछ बात रखने का मेरा मन है। तो सबसे पहले तो सर के आदेश के अनुसार मैं थोड़ा बजट के बारे में कुछ बता देता हूँ। बजट, सबसे पहली बार किसी का माइक ऑन है शायद, प्रीति आप माइक म्यूट कर लें प्लीज। हाँ जी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बजट क्या है। बजट हर कोई अपने घर में बनाता है। कोई भी जब सामान खरीदना हो, खास तौर पे जब
हमारे घर में कुछ बड़ा प्रोग्राम होता है तो बड़ी जोर शोर से बजट बनाया जाता है कि यहाँ पे इतना खर्चा होने वाला है, यहाँ इतना खर्चा होगा, यहाँ पे इतना खर्चा होगा। तो बेसिकली बजट क्या होता है? मूलभूत रूप से एक अनुमान है जो कि आपको आगामी समय में आपके खर्चों और आपकी आय के एक स्टेटमेंट को बताता है। अब हम बात करें भारत में जो बजट है उसके बारे में, तो ये समझिए भारत का जो बजट है उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो हम एक शब्द उपयोग कर रहे हैं वो शब्द है इंटरिम बजट, इंटरिम बजट या अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कि एक फुल बजट होता है, पर इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो लिमिटेड होता है और एक ये सीमित समय के लिए देश के सामने प्रदर्शित किया जाता है, मोस्टली अधिकांशतः उस वर्ष जिस वर्ष चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के पश्चात नई सरकार बनने के बाद पुनः एक बजट प्रस्तुत किया जाता है फॉर द होल ईयर। सो ये बजट की कुछ बेसिक बातें हैं जो सारे विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत लर्नेड प्रोफेसर्स, बैंकर्स भी बैठे हुए हैं। तो उसके साथ साथ में जब हम बात करते हैं बजट की प्रोसेस की, तो आप सभी को पता है पहले बजट फरवरी के अंतिम दिवस पर प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन फिर 2015 में एक परिवर्तन आया और बजट को 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाने लग गया। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। कौन प्रेजेंट करता है? तो देश में जो फाइनेंस मिनिस्टर है देश के, वो इस बजट को प्रदर्शित करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा अगर बजट का किसी ने प्रेजेंटेशन किया है तो वो है 8 बार मोरारजी देसाई कर चुके हैं और 8 बार पी चिदम्बरम जी भी कर चुके हैं। और इसी के साथ में जो हमारी वर्तमान वित्त मंत्री है भारत की, डॉक्टर निर्मला सीतारमन जी, वो भी 6 बार अभी तक बजट पेश कर चुकी है। तो ये बजट की कुछ मोटी मोटी बातें हैं। इसे बिल्कुल ऐसा समझे कि आपके घर में आपको कुछ सामान लेना हो तो आप उसके पहले की जो तैयारी करते हो ना, उसी को बजट कहा जाता है। देश का भी बजट लगभग उसी तरह होता है। पर हम हमारे बजट में क्या देखते हैं? हम पहले देखते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है, हमारी आय कितनी है। लेकिन जब हम केंद्रीय बजट की या हमारी सरकारों की, केंद्र हो चाहे राज्य हो, उनकी बात करते हैं तो वह सबसे पहले देखती है कि हमें खर्चा कितना करना है। सरकारें खर्चे के हिसाब से आय को एडजस्ट करती है और हम आय के हिसाब से खर्चों को निर्धारित करते हैं। तो ये एक बेसिक मैंने आपको बजट के बारे में बताया। पर मैं एक चीज जो कि विद्यार्थियों के लिए, नॉलेज के लिए, तो आप इसे किताब में पढ़ ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ में कुछ 1-2 बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपने कॉलेज में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन सेल भी संभालता हूँ और मेरा प्रयास होता है कि जितने भी विद्यार्थियों से जुड़ी हुई बातें हैं जो उनको अच्छा रोजगार दिलाने में मदद करे, तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, कुछ समय का अभाव था मेरे पास में क्योंकि बहुत कुछ काम चल रहा है, इस वजह से मैं अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशंस पूरे तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो उसे लगा कि आप लोगों से शेयर करने चाहिए। और अभी मैं जिस दौर में चल रहा हूँ, लैंगिक अर्थशास्त्र मेरे जीवन में बहुत अभी मायने रख रहा है, तो मैंने उस हिसाब से एक प्रेजेंटेशन छोटा सा बनाने की कोशिश की है। कुछ चीजें इसमें आपको मिलेगी और कुछ मैं नरेट करके बताऊंगा। तो प्रोग्रेसिव विजन फॉर वुमेन इन इंटरिम बजट फाइनेंशियल ईयर 2025। अब जो बजट है वो किसके लिए आता है? बीते हुए कल के लिए नहीं आता, वो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आता है।
तो ये जो आगामी वित्तीय वर्ष है, इसमें हमारी जो सम्माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने एक बड़ा ही विजनरी ये बजट दिया है, जिसमें वुमेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी इन्होंने योजनाओं की बात की है। और ये जो मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं छोटे से, बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है। 2023-24 में जो जेंडर बजट था उसमें आवंटन 2.6 ट्रिलियन था, लेकिन इस वर्ष ये आवंटन लगभग 3.1 ट्रिलियन हो गया। मतलब टोटल 20% का इसमें ग्रोथ देखने को मिला है जेंडर बजट में। अब बात करते हैं कि इस बजट में महिलाओं के लिए ऐसा क्या खास है और महिलाओं के लिए बजट क्यों जरूरी है। तो जब किसी भी बजट में महिलाओं को शामिल किया जाता है तो बहुत सारी बातें उनसे जुड़ी हुई अपने आप ही इसमें प्रदर्शित हो जाती है। जैसे अगर सामाजिक न्याय को बढ़ाना है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ाना है तो वुमेन के लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रावधान होना बड़ा आवश्यक है। अब बात करते हैं वुमेन के लिए अलग से प्रावधान क्यों होना चाहिए, तो हम बात करते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है जो हमारी वर्किंग एज की वुमेन है, वो वर्किंग एज की वुमेन कितना कामों में पार्टिसिपेट कर रही है और वो रोजगार को ढूंढ रही है या नियमित रूप से रोजगार में लगी हुई है, कितनी जनसंख्या। अब ये जो जनसंख्या हु आर सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार ढूंढ रही है या रोजगार में लगी हुई है, इसमें कितने प्रतिशत महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट है। तो भारत जैसे देश में ये बहुत कम है। अब ये इनके इन्वॉल्वमेंट के कम होने की वजह से क्या होता है, महिलाओं के इन्वॉल्वमेंट के कम होने की वजह से इसमें ये होता है कि एक घर है समझो, वहां पे 2 पुरुष 2 महिलाएं हैं और केवल 2 पुरुष काम कर रहे हैं, 2 महिलाएं केवल घर का काम कर रही हैं। तो होता यह है अगर वो घर 100 रुपए कमा सकता है तो वो मुश्किल से 50 रुपए कमाएगा। एक बहुत आसान भाषा में बनाना चाहता हूं। लेकिन जब आप वुमेन को पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे उस घर में, जब वहां की औरतें भी कुछ काम करेंगी, तब हो सकता है कि उस परिवार जो 50 रुपए कमा रहा है वो या 90 रुपए पे चले जाए या 100 रुपए पे चले जाए। तो इसी तरह देखा कि हमने अपनी जो जीडीपी है उसको बहुत कंट्रोल करके नीचे गिरा रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं काम करने नहीं जा रही हैं, उनकी अर्निंग नहीं हो रही है। कुछ मैं एक प्रैक्टिकल बात भी आपको बताना चाहूंगा, वो ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे एनरोलमेंट बहुत बढ़ गया है। जैसे कि इसी बजट में निर्मला सीतारमण जी कहती है कि सर थोड़ा सा आपको अभी रोकना चाहूंगा। दरअसल जेंडर वेस्टिंग पे हम अभी बाद में आएंगे। पहले हम अपने सारे एक्सपर्ट्स के कमेंट ले लें, है ना, और उसके बाद फिर आपके स्पेशलाइजेशन पे आगे बात करेंगे। जी 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 डॉक्टर मैं माफी चाहूंगा। हाँ। नहीं बिल्कुल सर, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मतलब इसके बाद हम इसका पूरा प्रेजेंटेशन करेंगे। जी मिस्टर नीरज कुमार हिमांशु, आप से एक बैंकर होने के नाते हम ये जानना चाहेंगे कि आप इसको कैसे देखते हैं, एक एकेडमिशियन की नजर से नहीं बल्कि एक बैंकर की नजर से इस बजट को कैसे देखते हैं, मिस्टर हिमांशु? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अपने मित्र द्विवेदी जी को दूंगा। वो कोई भी विशेष कार्यक्रम में मुझे जरूर मौका देते हैं आप जैसे विद्वानों के साथ और आपके होनहार विद्यार्थियों के साथ जुड़ने के लिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? मैं ऑडिबल और नॉट? तो पिछले वर्ष भी उन्होंने मुझे बजट के ऊपर इनविटेशन दिया था एक पैनल डिस्कशन में, और इस बार भी दिया है। तो मैं उनको, उनके महाविद्यालय को और महाविद्यालय के सारे
एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को धन्यवाद दूंगा, आपको भी दूंगा। जैसा कि आपने अच्छा शुरुआत किया कि आपके विद्यार्थी पहले बेसिकली जो बजट टर्मिनोलॉजी है उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विद्यार्थी अभी एलिमेंट्री एज पे रहा है इकोनॉमिक्स का। तो जो अभी हमारे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, बहुत ही बढ़िया तरीका से बता रहे थे कि एक्चुअल में बजट होता क्या। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगा कि जो हमारा बजट का इतिहास रहा है उसमें बहुत उतार चढ़ाव रहा, और उसमें जो एक दौर रहा है जब अमेरिकी इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी, उस समय तक हम लोग आजकल जो फिजिकल डिफिसिट के ऊपर इतना बात करते हैं, जो राजकोषीय घाटा के ऊपर, तो मैक्रो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी उसी काल में हो रहा था। और उस समय माना गया कि जो बजटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो बजट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार का, वो न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि पूरे अर्थशास्त्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए एक विशेष विपन है, एक अच्छा टूल है, और उसके क्वालिटी पे अर्थशास्त्र की दशा और दिशा तय होती है। तो सरकार के हाथ में आप देखेंगे तो फिजिकल विपन के रूप में एक बजट ही है, और सरकार जो अर्थव्यवस्था के बारे में सोचती है या जो चैलेंजेस को वो आउटले करती है और जो अवसरों को देखती है, तो उन अवसरों और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सरकार के पास संविधान के द्वारा दिया गया अगर कोई सबसे बड़ा उपकरण है तो हमारा बजटरी सिस्टम है। ये मोटा मोटी बात है। और हमारे घरेलू बजट से जो हम एक देश का बजट बनाते हैं वो ऐसे भी डिफरेंट है कि घरेलू बजट में हम घाटे का बजट नहीं बनाते, जैसा कि सर अभी बता रहे हैं। उसमें जनरली ऐसा माना जाता है कि हमारा जो बजट होना चाहिए उसमें एक्सपेंसेस कम होना चाहिए इनकम से, और कुछ हम सेव कर सके। लेकिन जो हमारा देश का बजट होता है वो जनरली फिजिकल डिफिसिट के रूप में आता है, बजटरी डिफिसिट जिसको हम ब्रॉडर टर्म में कहें। तो अभी भी जो बजट पेश किया गया है, हालांकि अंतरिम बजट है, इंटरिम बजट है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक किया है। आप देखेंगे कि उनके जो प्रायोरिटीज है उस पर बढ़िया एलोकेशन किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया ही है पिछले बार से, और कुछ जो चैलेंजिंग इश्यूज है जैसे एग्रीकल्चर का इशू है, या अभी सर बात कर रहे थे जेंडर इक्वालिटी का इशूज है, या फिर वुमेन हेल्थ का इशूज है, उसके लिए भी कुछ विशेष स्कीम्स लाकर एक तरह से मैं देखता हूं कि काफी बैलेंस बजट, और कहीं से भी जो एक हमारे मन में शंका थी कि कहीं से ये बजट चुनावी बजट ना हो जाए, तो उस शंका का विशेष ध्यान रखा गया है। और आने वाले 2 महीना में चुनाव के बाद फुल बजट आएगा, लेकिन इस बजट से जो सरकार का कंसिस्टेंट अप्रोच है, जो उनका विजन है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर और वेलफेयर को लेकर, उस पर सरकार कंसिस्टेंट दिखती है। ये मेरा ओपनिंग रिमार्क है बजट के विषय में। धन्यवाद। अब हम चलेंगे डॉक्टर मनमोहन लाल विश्वकर्मा के पास कि आप बजट को एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की तरह, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी की तरह कैसे देखते हैं, और इस बजट का मूल्यांकन, एक प्रारंभिक मूल्यांकन कैसे करते हैं डॉक्टर विश्वकर्मा? मनमोहन सर आप म्यूट हैं। पीयूष सर नमस्कार, अब मैं सुनाई दे रहा हूँ क्या? जी बिल्कुल। यस सर जी। इतना अच्छा कार्यक्रम कराने के लिए तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर एमपी को सादर धन्यवाद। तो आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग जितने भी लोग सुन रहे हैं। विशेष रूप से मित्र अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया बजट पे चर्चा करने के लिए।
जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले तो मैं बता दूं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी, अर्थशास्त्र का प्रोफेसर। तो मेरे लिए तो बड़ा रुचिकर विषय है। और इससे पहले हमारे साथ दो हमारे वक्ता भी, अंकित सर और नीरज सर ने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी तरीके से बात रखी। तो बजट में जैसा कि दोनों लोग सर ने बता दिया उसका इतिहास क्या है बजट का। बजट के इतिहास पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा-मोटा 2 बातें मैं ध्यान दिला दूँ। एक बजट होता है, एक अंतरिम बजट। अब बार-बार आप सुन रहे होंगे इस बार अंतरिम बजट, अंतरिम बजट। तो अभी तो सर ने चर्चा कर भी दिया। इससे पहले नीरज सर, अंकित सर ने चर्चा बता भी दिया अंतरिम बजट इसको क्यों कहा जा रहा है। बात ये है कि जब अंग्रेजों के समय से ही बजट हमारा पेश हो रहा है भारत में, और यह अंतरिम बजट का प्रचलन भी अंग्रेजों की ही देन है। वो ब्रिटिश काल से ही चली आ रही है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट तब पेश किया जाता है जब सरकार 1 वर्ष के अंदर चुनाव होने वाला होता है। बजट 1 अप्रैल से लागू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। यह इसका वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और जिस वर्ष सरकार बजट पेश करती है, यदि उस वर्ष चुनाव होने वाला है तो सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। यह अंतरिम बजट, यह बजट या अंतरिम बजट केवल चुनाव तक ही रहता है। बजट की परिभाषा जैसा कि अभी अंकित सर ने बताया था कि यह आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। जिस प्रकार घर में अपने हम आय और व्यय कर एक खाका बना के रखते हैं, दिमाग में हमारे गार्जियन रखते हैं, उसी तरह भारत सरकार भारत के आय और व्यय का एक
गरीब, किसान, युवा और महिलाएं। ये पिछले कई महीनों से हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चर्चा की जा रही है कि भारत में जातियां मात्र 4 प्रकार की हैं, क्योंकि अभी इससे पहले कुछ हमारे विपक्षी दलों ने जाति जनगणना की बात की थी और उसके एवज में या उनकी बातों के कटाक्ष में सरकार ने 4 प्रकार की अन्य जातियों, भारत की सभी जातियों को छोड़ के इनका सभी जातियां 4 वर्गों में समाहित हैं। वह है गरीब, किसान, युवा, महिलाएं। यही भारत की चारों जातियां हैं। इन्हीं के विकास पे यह बजट हमारा प्रस्तुत किया गया है। बाकी अन्य चीजें हर बजट में होता है, लेकिन इस बार इस पे ज्यादा फोकस किया गया है। पीयूष सर, आगे बताया जाए या फिर और लोगों से टिप्पणी लेना चाहेंगे? सर धन्यवाद आपके इस आरंभिक टिप्पणी के लिए। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक टिप्पणी चाहूंगा। जेंडर इकोनॉमिक्स पर अभी बात होगी। आपने 4 जातियों की वो बताया, गरीब, किसान, युवा और महिला। महिला के बारे में अंकित सर से अभी बाद में इसके बाद चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज पर जोर दिया, विकसित भारत 2047 या 45 तक का खाका खींचा गया है और सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है कि सारे टिप्पणीकार यही कह रहे हैं कि सरकार इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई है कि उसने जरा से भी ऐसा नहीं लगा कि चुनावी वर्ष है तो मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ खास किया हो। लेकिन आपकी बात से एक चीज निकल के आई कि सरकार ने को अगर विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है तो उसके लिए अवसंरचना पर, सामाजिक अवसंरचना पर और जो आर्थिक अवसंरचना है उसको मजबूत बनाना होगा, उसको उस पर निवेश करना होगा और उसके साथ साथ राजकोषीय संतुलन को स्थापित करना होगा। तो मैं हिमांशु सर की टिप्पणी चाहूंगा कि इसको सरकार ने राजकोषीय संतुलन को कैसे स्थापित करने का प्रयास किया है और दूसरा राजकोषीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, उसको उसमें क्या आवंटन किया है और उस आवंटन के साथ देश की अर्थव्यवस्था को या विकसित भारत के संकल्प को कैसे मजबूती मिलेगी या उसको कैसा पूरा कर पाएंगे, इसकी जानकारी आपको हमारे हमको सभी को दें। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए कि जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये जो हमारी सरकार है केवल इसी बजट में नहीं, पहले के भी बजट्स में आप देखेंगे तो सरकार के नीति में ही इस चीज को रखा गया है कि जब तक हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपका सोशल और इकोनॉमिक सारे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं, उसमें रेलवे भी आता है, रिन्यूएबल एनर्जी भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, ट्रांसपोर्ट आता है और भी उसके बहुत सारे सब क्लासिफिकेशंस हैं। अगर आप आउटले का बात करेंगे और पिछले बजट के रिवाइज एस्टीमेट से इस बजट को भी देखेंगे तो सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पिछले साल 10 लाख करोड़ का था उसको इस बार बढ़ा के 11.11 लाख करोड़ किया है। तो एक तरह से 11.11% का तो एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी तरफ उन्होंने कई तरह की कॉरिडोर की घोषणा किया है जो कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगा, जो रेलवे में होगा। एयरपोर्ट्स के निर्माण की बात की गई है और वहीं पे रोड ट्रांसपोर्ट के निर्माण के भी बात किया गया। इसी तरह नेट जीरो इमिशन का जो सरकार का एक लक्ष्य है कि 2070 तक हमारा जो कार्बन इमिशन है उसको हमको जीरो करना है। उस दिशा में उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी उन परिवारों को देने की बात की है जो अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे। तो बहुत ही कंसिस्टेंट अप्रोच में आप देखेंगे सरकार पहले ही कैलकुलेट कर चुकी है कि अगर हमें अपने जीडीपी को पोटेंशियली उसी ट्रेजेक्टरी में रखना है जिससे कि दुनिया भर में आज भारत का जीडीपी का कंपैरिजन किसी भी विकसित या विकासशील जीडीपी से इसीलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो भारत का डोमेस्टिक फंडामेंटल्स है और जो सरकार का कंसिस्टेंट थ्रस्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर और उसका जो सिनर्जी अब मिलना चालू हुआ है वो एम्प्लॉयमेंट में भी मिल रहा है, कॉस्ट रिडक्शन में मिल रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मिल रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मिल रहा है।
एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ सरकार ये काम की है, और आप उसको देखेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में भी, तो उसको काफी अच्छा से हम कहेंगे कि एक बैलेंस्ड वे में उन सारे इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स में इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है, और सरकार ये थर्स्ट रखी है कि आने वाले दिनों में भी जो हमारे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स हैं उनको हम एडिक्वेट बजटरी आउटले देकर उसका जो बेनिफिट्स है, इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, उसको हम लेते रहेंगे। तो हमको लगता है कि इसको कहीं से भी मतलब कि नकारा नहीं जा सकता है, और एक तरह से ये अच्छा बजट है। लेकिन साथ साथ में एक और बात भी कह देता हूँ, आजकल अनडाउटेबली और अनडिस्प्यूटेबली सभी लोग इस चीजों का प्रशंसा करते हैं कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ध्यान दे रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दे रही है। लेकिन मैं एक बात को अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि अच्छा बजट वही होता है जिसमें एक हेल्दी प्रोपोजिशन मेंटेन किया गया हो। इसमें रेवेन्यू बजट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो रेशियो जो है, या जो डिस्पैरिटी है, उसको मिनिमम रखा गया है। आप देखिए सरकार का पूरा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, लेकिन अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का बात कर रहे हैं और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में और केवल यूनिवर्सिटी में ही हम वैकेंसी का बात करें तो 33% वैकेंसी खाली है। एक तरफ तो आपको लगता है कि सारे मर्ज का दवा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। नौकरियां देने के लिए या कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जरूरत है। हालांकि मैंने बहुत डिस्कशन पैनल में रहा हूँ, लोग इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि उनका जो कैपेसिटी है, यूनिवर्सिटी को ही अगर हम एजुकेशन कैपेसिटी मान लें तो आज 1000 यूनिवर्सिटी में लगभग आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उसमें कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है। लेकिन इतनी जो वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एजुकेशन जो एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनका ध्यान खींच रहा हूँ कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो जस्टिफाइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जॉब क्रिएशन के लिए या कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उस आप देखिएगा इस बजट में कि शिक्षा में जो आउटले उसको कम किया गया है 12%। भारत जैसे देश में शिक्षा के बजट में कटौती किया जाए 12% नहीं, मेरे ख्याल से कुछ कम, लेकिन कटौती किया गया है, तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। हम कहीं हमारा जो डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स है वो तो सरकार को अलाउ ही नहीं करता है कट करने के लिए। आप एक चीज और आप देखिए, मनरेगा का बजट पिछली बार 60,000 करोड़ का था, रिवाइज एस्टिमेट में उसको 89,000 करोड़ किया गया, और बजटरी एस्टिमेट में भी 89,000 रखा गया। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म लाता है कि चाहे तो आपका पुराना जो एस्टिमेशन था वो अंडर एस्टिमेटेड था, और अभी जो किए हैं उसमें भी आप कुछ इंक्रीमेंट नहीं किए हैं। तो उस हिसाब से एक बैलेंस बजट है, लेकिन हम कहीं से भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इसी से जुड़ी डॉक्टर मनमोहन लाल से टिप्पणी चाहूंगा। आपने 4 जातियां बताई, और जो सर ने अभी बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, उसको एक तरीके से बोझ की तरह समझा जा रहा है, जबकि रोजगार सृजन के लिए और अन्य चीजों के लिए हमें शिक्षा और चिकित्सा पर निवेश करने की या बढ़ाने की जरूरत है। तो एक आपकी डेटा हो अगर आपके पास तो डेटा से, अदरवाइज फिर वैसे ही जनरलाइज्ड वे में क्या आपकी टिप्पणी है? एक तो शिक्षा के बजट को कम किया गया है, दूसरा चिकित्सा में किस तरीके से हमें और बजट बढ़ाना चाहिए, फिर गरीबों और किसानों के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, और महिला के लिए हम इसके बाद चलेंगे डॉक्टर अंकित के पास जो हमें महिलाओं और जेंडर वेस्टिंग से संबंधित एक विशेष प्रेजेंटेशन देंगे। डॉक्टर मनमोहन लाल, आपकी टिप्पणी। जी,
जैसा कि सर ने बड़ी अच्छी बात कही, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। ठीक है, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। हम एक विद्यार्थी होने के, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने की वजह से पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं सरकार का जो झुकाव है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूर्ण से जा रहा है। यह झुकाव प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को खर्च करना जरूरी है। सर फिर उस पर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी चर्चा खत्म की थी पिछली चर्चा अभी, कि हम सरकार ने 4 प्रकार की जातियों की बात की थी। ये चारों जातियां जो हमारी थी, गरीब, किसान, युवा, महिला। इस पे वित्त मंत्री जी जब बजट पेश की तो बजट में इसके शुरुआत में ही इन्होंने बताया कि हमने क्या क्या खर्च इन चारों पे किया हुआ है। इस पे हम थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करेंगे, तब इसका एनालिसिस कर पाएंगे कि वास्तव में हुआ क्या है। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि गरीबी को कम करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के अकाउंट में किया जा रहा है। हम पिछले कई दिनों से अपने देश में देख भी रहे हैं, अब जो सब्सिडी दी जाती है, जो लाभ दिया जाता है, वह उन वस्तुओं पर न देकर बल्कि उनके अकाउंट में दिया जाता है। सरकार, आपको याद होगा कि पिछले कुछ वर्षों पहले जब सरकार 2014 में बन के आई नई सरकार, तो इन्होंने सबसे पहले जनधन खाता योजना शुरू करवाया। जनधन खाता सबके खुलवा के अब उसमें क्या करती है सरकार, डायरेक्ट जो सब्सिडी का पैसा होता है उनके डायरेक्ट अकाउंट में दे देती है, ताकि बिचौलिए खत्म हो जाए। इससे फायदा क्या हुआ है, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बताया, इससे 2.7 लाख अर्थात 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। यह जो बजट वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह जो हमारा 2.7 लाख करोड़ रुपए बचत हुआ है, इसको हम गरीब कल्याण में और अधिक खर्च करेंगे ताकि गरीबी को हम कम कर सके। पहली बात। दूसरी बात, गरीबी को कम करने के लिए इन्होंने बताया वित्त मंत्री जी ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से निकाल लिया गया है। अब भैया, एक गरीबी होता है, एक बहुआयामी गरीबी होता है। बहुआयामी गरीबी क्या है? बहुआयामी गरीबी को इन्होंने बताया था कि जो एक तो गरीबी होती है वह आर्थिक रूप से कहीं न कहीं मापी जाती है। आर्थिक गरीबी के साथ साथ जब हम सामाजिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, अन्य क्षेत्र, इसके साथ साथ अन्य क्षेत्र हुआ, लैंगिक असमानता हुआ, जब हम उसमें जोड़ के देखते हैं तो उसे बहुआयामी गरीबी कहते हैं। तो इसके संदर्भ में माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में यह बजट, जब भी सरकार बजट पेश करती है या तुलना करती है तो पिछले 2014 से 10 वर्षों का ही उल्लेख करती है। इन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से निकाल दिया गया है। ठीक है। तीसरा, इन्होंने इसी में गरीबी के संदर्भ में बताया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 78 लाख रेहड़ी पट्टी लोगों को ऋण दिया गया। 78 लाख रेहड़ी पट्टी अर्थात स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता दिया गया। इससे क्या होता है कि यह ऋण जो होता है बहुत छोटा अमाउंट होता है, 10,000 20,000, ताकि लोग अपना छोटे-छोटे ठेले की दुकान, ठेला खुमची की दुकान खोल सके। तो इसके संदर्भ में भी बताया कि हमने कई लोगों को कारोबार दिया, इससे लोग बेरोजगारी दूर हुई, रोजगार मिला। बहुआयामी गरीबी और गरीबी तीनों प्रकार की कम होने का प्रयास हुआ। इसी के साथ वित्त मंत्री जी ने गरीबी के संदर्भ में एक पॉइंट और गिनाया, पीएम जनमन योजना के तौर पर उन कमजोर जातियों के लिए इन्होंने कई कार्यक्रम स्टार्ट किया, जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना से 18 करोड़ कारोबारी लोगों को रोजगार मिला है। बजट में यह बताने का पूरा प्रयास किया कि गरीबी कम हुई है, लेकिन जब हम CMI का आंकड़ा देखते हैं तो गरीबी का रेशियो हमारा वही चल रहा है पिछले 10 वर्षों से। बजट और जब हम एनुअल डेटा को देखते हैं तो कहीं न कहीं हमें कंट्रोवर्सी होती है। एक चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मैं अपना जो विश्लेषण करूंगा वो बजट पे ही करूंगा और बजट के आंकड़ों से ही करूंगा। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूंगा, जब भी हम लोग बजट का आंकड़ा का या आंकड़ों का जब विश्लेषण करते हैं, बजट पे चर्चा करते हैं, तो वह हम इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर करते हैं। इस वर्ष हुआ क्या, अंतरिम बजट होने की वजह से सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं किया।
आर्थिक सर्वेक्षण न प्रस्तुत करने की वजह से हम इस बजट की जितना अच्छा तुलना करना चाहिए, जितना अच्छा व्याख्या करना चाहिए, उतनी अच्छा व्याख्या नहीं कर पाएंगे। केवल हम वित्त मंत्री जी के भाषण और जो बजट में आवंटन किया गया है उसी पे हम चर्चा कर पाएंगे। जैसा कि जब बजट पेश होता है, बजट नहीं पेश करके उसकी जगह सरकार ने पेश किया था द इंडियन इकोनॉमिक ए रिव्यू, बजट की जगह यह भारतीय अर्थव्यवस्था पे एक रिपोर्ट दिया था और इसमें सरकार ने बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था 2024-25 में 7% के विकास दर से बढ़ेगी और अगले 3 वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था $3 बिलियन अर्थात $3 बिलियन की हमारी ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी पहुंच जाएगी और 2030 तक $7 ट्रिलियन की पहुंचेगी। $7 ट्रिलियन की डॉलर की बात की जा रही है। अब $7 ट्रिलियन आप कैसे कर पाएंगे भैया? इसके लिए आपको ग्रोथ रेट पर ईयर 7% की चाहिए और डेटा में ही जो बजट में डेटा पेश किया गया उसमें एक तरफ तो खर्च को बढ़ाया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मेरे पास आंकड़े हैं बजट के उसमें खर्च में सभी में बढ़ाया गया और वहीं पर राजकोषीय घाटा कम करने की भी बात की गई। राजकोषीय घाटा क्या होता है? समग्र आय व्यय में जो अंतर होता है मोटे मोटे तौर पे उसको राजकोषीय घाटा के रूप में हम देखते हैं और उसको 5.1 करने की बात की गई। दोनों जब हम आंकड़ों की जब भी बात करते हैं तो दोनों आंकड़े जब हम देखते हैं, एक तरफ आप खर्च बढ़ाए हैं, मैं आंकड़े गिनाऊंगा अभी किस में खर्च बढ़ाया गया है और कहाँ कम किया गया है और उसके साथ राजकोषीय घाटा कम करने की भी बात की जा रही है। दोनों में कंट्रोवर्सी आंकड़ों में थोड़ी जो मुझे एनालिसिस करने में समझ में आ रहा है कि आंकड़ों में कंट्रोवर्सी है या विरोधाभास है, जिससे कहीं न कहीं लग रहा है कि यह चुनावी रूप में दिखा दिया गया लोगों को हमने इतना खर्च किया गरीबी को निकालने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछली बार उन्होंने 89,590 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की थी और संशोधित अनुमान उनका था 54,103 करोड़ रुपया। इस बार बजट में 80,671 करोड़ रुपया, मामूली से बढ़त की गई लेकिन फिर भी 1,000 करोड़ रुपए की बढ़त की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 33,886 करोड़ की बात खर्चा किया गया था पिछले साल। इस साल 38,183 करोड़ खर्चा किया गया जा रहा है। समग्र शिक्षा पे 33,500 करोड़ रुपए खर्चा किया गया था, इस बार 37,500 करोड़ खर्चा किया जाएगा। उन्नतशील भारत के लिए पीएम स्कूल या पीएम श्री स्कूल पिछली बार 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी, इस बार 6,500 करोड़ खर्च करने की बजट में बात की गई। अब देखिए डाटा में यहीं पे थोड़ी सी ज्यादा डेटा नहीं प्रस्तुत करूंगा, बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए सरकार पिछली बार 4,000 पीएम श्री पे खर्च करने की बात की थी, जो हमारे पीएम स्कूल की बात होती है, उसमें इस बार 6,050 करोड़ की बात की गई, अर्थात यह पूरे 1 साल का डेटा प्रस्तुत किया गया, जबकि है अंतरिम बजट और पेश किया गया खर्चा करने की बात की गई है 1 साल का। तो यही जो मैंने शुरुआत अपनी बात की थी कि बजट अंतरिम कहा जा रहा है लेकिन पूर्वकालिक बजट को दिखाने की बात की। पीयूष सर आगे बढ़ूं या किसी हमारे और वक्ता को बुलाएंगे? जी धन्यवाद आपकी इस टिप्पणी के लिए। अब हम फिर से चलेंगे डॉक्टर अंकित कुमार के पास और अब वो उनसे जानना चाहेंगे कि बेसिकली जेंडर बस्टिंग होती क्या है और इस बजट में जेंडर बस्टिंग के लिए सरकार ने क्या-क्या उपाय किए हैं और ये अगर महिला सशक्तिकरण को जेंडर बस्टिंग के द्वारा बढ़ाया जाता है तो इसके क्या परिणाम और जो विकसित भारत की संकल्पना साकार करने की बात कर रही है सरकार, उसमें किस तरीके से सहायक होगा? जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर जैसा कि मैं कुछ इशू यही पहचानने की कोशिश कर रहा था, तो जैसे सरकार का एक टारगेट था, सर ने अभी बात की, सरकार का एक टारगेट है कि 2047 तक भारत देश को विकसित देश बनाने का सरकार का टारगेट है। पर हमने ये देखा है कि भारत एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंसता जा रहा है। अब मिडिल इनकम ट्रैप में फंसता जा रहा है ये 1960s में, जब बहुत सारी कंट्रीज, लगभग 101 देश थे जो लोअर इनकम से मिडिल इनकम में ट्रांसफर हुए, लेकिन 2022 आते आते केवल 22 ऐसे देश थे जो कि हाई इनकम कंट्री में कन्वर्ट हुए। तो ये एक बात है। आज हम भारत की जो पर कैपिटा इनकम की बात करें
तो वो है लगभग जो 2047 की भारत की पर कैपिटा इनकम है वो प्रोजेक्टेड है $18,181 2047 की। लेकिन चाइना की अगर आज हम OECD की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो पर कैपिटा इनकम है $19,660। तो हम ये जब आंकड़े देखते हैं तो हमको एक बहुत मिसलीडिंग सी तस्वीर, कॉन्फ्लिक्टिंग सी, मिसलीडिंग गलत शब्द कह दिया मैंने, कॉन्फ्लिक्टिंग सी तस्वीर मिलती है कि हम 2047 में भी चाइना से 25 साल पीछे रहेंगे। तो ये एक सोचने वाली बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पीपीटी बनाया है और उसमें हम यही बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ता है इकोनॉमी में तो 100% ये है कि हम उस लेवल तक तत्काल तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस रास्ते पर अग्रसर जरूर होंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारी लेबर फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो इसको लेके जो निर्मला सीतारमण जी है हमारी प्राइम मिनिस्टर, उसने फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी अच्छी कुछ बातें कही है। सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ जेंडर बजटिंग क्या होती है। बहुत आसान है, जेंडर बजटिंग बजट ही होता है, पर उस बजट को लैंगिक नजरिए से प्रिपेयर करना, बनाना या लैंगिक नजरिए से उसका एनालिसिस करना। तो मैं भी यहाँ पे इस छोटी सी प्रेजेंटेशन में लैंगिक नजरिए से ही इसका एनालिसिस करना चाहता हूँ। ये मीम हर बार आता है, आपको नजर आ रहा होगा, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मीम, बजट में अपने मतलब की चीज ढूंढता हूं मैं। तो मेरे मतलब की चीज क्या है? मेरे मतलब की चीज मतलब मेरे विद्यार्थियों के मतलब की चीज है। और वो सबसे पहली बात जो है वो आती है, जैसे सर ने गरीब पुअर 4 जातियों के बारे में बता दिया है, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला। तो मैं महिला की बात करूंगा। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, लखपति दीदी स्कीम, और ये लखपति दीदी स्कीम का कवरेज सरकार बढ़ाना चाहती है। जब सरकार इसका कवरेज अभी कहती है कि 2 करोड़ से हम 3 करोड़ को इसको एक्सपांड करेंगे, तो सबसे पहले तो ये समझे कि लखपति दीदी स्कीम है क्या। ये स्टूडेंट के काम की बात है, अपने मतलब की बात है स्टूडेंट्स के लिए। तो लखपति दीदी स्कीम क्या है? ये एक कौशल विकास की योजना है जिसका उद्देश्य है महिलाओं को काम करने और पैसा कमाने योग्य बनाना। इसके अंदर उनको दिशा दिखाई जाएगी कि उन्हें काम कैसे मिलेगा और वो कैसे पैसा कमाएंगी। तो ये योजना का लाभ आप ले सकते हो। इसमें क्या सिखाया जाएगा? तो इसमें अभी जो ट्रेंडिंग हमारे बिजनेसेस है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि ड्रोन संचालन, एलईडी बल्ब बनाना, प्लम्बिंग इत्यादि। अब आपके पास में ये स्किल होगी तो आप कहीं ना कहीं जाके एक बेहतर रोजगार पा सकते हो। मैंने अभी बात की मिडिल इनकम ट्रैप की कि बहुत सारे देश, 100 देश थे, उनमें से केवल 22 देश ऐसे रहे जो कि मिडिल इनकम से हाई इनकम में पहुंच गया। भारत 2007 में ही हाई मिडिल इनकम में पहुंच गया था, लेकिन अभी तक वो उसी के आसपास रेंग रहा है। तो जरूरी ये है, सबसे बड़ा उसमें जो फैक्टर है, वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि कोई देश है, वहां पे कामकाजी लोगों का प्रतिशत कितना है। और हम ये देखते हैं कि दुनिया का जो सबसे युवा देश है वो भारत है। 64% भारत की लगभग जनसंख्या काम करने की एज में। इनको काम ये जब तक नहीं करेंगे तब तक ये जो जननांकीय लाभ है उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, और ये जननांकीय लाभ एक श्राप बन जाएगा। तो अब आपके लिए ये महिलाओं के लिए स्पेशली एक स्कीम चालू की है कौशल विकास की, स्किल डेवलपमेंट की। तो इस स्किल डेवलपमेंट का आप फायदा उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? आपको जाना है अपने ग्राम सचिव या आंगनवाड़ी केंद्र पर,
मैं अपने कॉलेज से ये प्लान कर रहा हूं अभी कुछ दिनों में, नेक्स्ट वीक में, कि अपने स्टूडेंट्स को जाकर इनसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से इस स्कीम के बारे में जानकारी लेना और इस स्कीम के से कैसे बेनिफिट उठाया जा सकता है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये एक हमारे स्टूडेंट्स के काम की चीज हुई। दूसरी जो इसमें काम कैसे होता है, इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, स्व सहायता समूह, इसके माध्यम से ये काम होता है। और सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो सरकार ये बोल रही है कि 83 लाख ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, स्व सहायता समूह है, जिससे कि लगभग 9 करोड़ महिलाएं ये फायदा ले रही है। और उसमें उन 9 करोड़ महिलाओं में से 1 करोड़ महिलाएं लखपति बन चुकी है। तो अगर इसमें सही काम होता, अब हमें ये देखना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्योंकि योजनाएं सरकार ज्यादातर लाती है, योजनाएं अच्छी ही होती है, अच्छे इंटेंशन से होती है, लेकिन बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की। मेरी चेतना हमेशा मुझे कमियां निकालने को मजबूर करती है, लेकिन इस बार मैं तय करके आया था कि कमियां नहीं, मैं मौके तलाशने की कोशिश करूंगा इस बजट से क्या निकल सकते हैं। तो ये एक पॉइंट जो है हमारे स्टूडेंट्स, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स है, इससे फायदा उठा सकती है। पॉइंट नंबर 1। एक और चीज जो हमें समझने की जरूरत है महिलाओं के लिए, वो ये है कि सरकार ने 2 साल के बाद में एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है। जो HPV इन्फेक्शंस है, उससे सर्वाइकल कैंसर की जो बीमारी होती है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है। 2024 में ग्लोबोकैन के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर वर्ष भारत में 1,23,900 सर्वाइकल कैंसर के केस आए, जिसमें कि 77,348 महिलाओं की मृत्यु हो गई। अब सर्वाइकल कैंसर के बारे में जब आप पढ़ोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो आप पाओगे कि इसके लक्षण को तुरंत पहचानना इतना मुश्किल होता है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता, और फिर कुछ समय में वो रोग इतना बढ़ जाता है कि वो सर्वाइवल नहीं हो पाता। तो आप देख रहे होंगे, अगर 1,23,000 पेशेंट्स है, उसमें से 77,348 मौतें हो जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। तो इसके लिए जो है एक बहुत ही अच्छा कदम जो इस साल की हमारे बजट में उठाया गया है, और उसमें इस के 9 से 14 साल की जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उनके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है, जो वैश्विक टीकाकरण प्रोग्राम है, उसमें आपको ये टीका लगाया जाएगा महिलाओं को, 9 साल से 14 साल तक की महिलाओं को, लड़कियों को। तो इस बारे में आप अपने घर में ये प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि जब कोई बीमारी से हमारे यहाँ पे नुकसान होता है तो अल्टीमेटली गरीबी की ओर ही हमें ले जाता है, क्योंकि उसमें खर्चा भी बहुत होता है। अब एक और चीज जो है मुझे इसमें एक अच्छी लगी कि और जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उसमें ये पाया कि जो गवर्नमेंट है उसने एक कमिटी डेवलप की है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी संख्या को किस तरह से इंक्रीज किया जाए। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बात की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि जो PM आवास के घर बन रहे हैं, उसमें 70% जो घर की ऑनरशिप है वो महिलाओं को मिल रही है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव मुझे इस बजट से मिला है, जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं, और ये इसी के ऊपर फिर से टारगेट भी कर रहे हैं। एक और चीज जो बड़ी अच्छी है वुमेन के हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इसमें, वो ये है कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसका सबसे पहला संपर्क होता है आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से। अभी तक आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और इसी स्तर के अलग जो हेल्थ कार्यकर्ता है, उन्हें आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा उतना
नहीं मिल रहा था। तो इस बार जो सरकार है उन्होंने ये जो है इन्हें लाभार्थी के रूप में पहचाना है और इससे लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ता और 13 लाख आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता उन्हें फायदा होगा। लगभग 20 लाख परिवारों को इससे 13 और 10 लगभग 23 लाख परिवारों को, लोगों को नहीं परिवारों को इससे फायदा है, जो कि उनका जो मेडिकल पे होने वाला एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है, उससे उन्हें बचा सकता है। तो हमें कई बार बजट को इस नजरिए से भी देखना पड़ता है। तो ये कुछ जो है मेजर डेवलपमेंट इस बजट में महिलाओं के लिए हुए हैं और आप क्या इससे फायदा ले सकते हो, ये मैंने कुछ अपनी बात रखने की कोशिश की थी। थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल मेरे पास इतने ही शब्द हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अब हम किसी श्रोता को अगर अपने सवालों के कोई जवाब चाहिए हो, किसी एक्सपर्ट कमेंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना हो या फिर कोई अपनी बात जोड़नी हो, तो आपका स्वागत है। आप अपने सवाल एक एक करके पूछ सकते हैं। फिलहाल अनिल बैगा, BS कौशल और एक और ने हाथ उठाया हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी को सवाल पूछना हो तो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आपको अपना सवाल बताना है और एक्सपर्ट का नाम बताना है। वो आपके सवालों के जवाब देंगे। आपको इसके लिए 5 मिनट का समय है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं एक करके। आप अपने स्पीकर म्यूट करें और फिर सवाल पूछें प्लीज। हेलो जी, गुड नाइट सर। दीपू कुमार सिंह जी। जी 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 सर, हमारा ये सवाल रहा है कि आप अपना सवाल पूछिए। जी 2047 तक विकसित भारत की चर्चा हुई, जिसके बारे में पढ़ रहा था। तो 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कही गई है बजट में, और इसकी जो ग्रोथ रेट है वर्तमान में वो 5.82 है, और इसके लिए ग्रोथ रेट चाहिए 10% का। तो सरकार इस ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने के लिए क्या व्यवस्था ला रही है या क्या इस पर काम कर रही है सर, ये जानना चाहिए। अंकित सर से मैं जानना चाहता हूँ सर। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, सरकार के स्तर पे कोई भी सरकार यही चाहती है कि उसको देश विकसित हो, उसका उद्देश्य ही ये होता है, और सरकार बहुत सारे काम करती है। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सरकार की बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत अच्छा काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज आती है, ठीक है। लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे हमारे वक्ताओं सर लोगों ने भी बताया कि केवल और केवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो काफी नहीं है। अब कंपनी आ गई, कोई भारत में इन्वेस्ट कर दिया या भारत के कोई आदमी ने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको काम करने वाले तो चाहिए। अब काम करने वाले चाहिए, ठीक है, तो वो लोग चाहिए ना, हर कोई नहीं चाहिए, वो लोग चाहिए जो कि स्किल रखते हो। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं एज अ टीचर, और एकेडमिक्स में भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं, हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत बढ़ रहा है। अभी आपने ASER की रिपोर्ट देखी होगी। ASER की रिपोर्ट क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि हमारे जो 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको दूसरी क्लास की पुस्तकें पढ़ना नहीं आ रहा है। तो उस केस में ये जो मैंने अभी बात कही ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कर्स बन जाएगा। तो सरकार ने बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स तो निकाल रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आ जाती है कि जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम निकाल रखे हैं, उसको जो पढ़ाने वाले हैं, क्या उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है? उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है? एक चीज ये भी देखनी है हमें कि क्या यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो क्या रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं या केवल उन्हें सर्टिफिकेट्स मिल जा रहे हैं? सरकार के कदम बहुत अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत जो है परेशानियां हैं। एक और पॉइंट जिसकी हम बात करते हैं, अब गवर्नमेंट चाहती है
कि फॉरेन की कंपनीज आए। अभी जैसे आपने एलॉन मस्क का देखा होगा, तो एलॉन मस्क ने अभी टेस्ला का इन्वेस्टमेंट जो है होल्ड पे डाल दिया, ठीक। फॉक्सकॉन ने अपना जो है होल्ड पे डाल दिया। तो कुछ चीजें जो ये कंपनीज बात कर रही है, मीडिया नहीं दिखाता, एकेडमिक्स के लोग जानते हैं इस चीज को जो पढ़। तो इसमें यह है कि दो कारण है। एक तो क्रोनी कैपिटलिज्म का एक भारत पर आरोप लग रहा है या नहीं है, ये एक एनालिसिस का अलग मतलब है। लेकिन हमारा ग्लोबल जो भारत का एक इमेज बन रहा है कि भारत में भाई भतीजे का पूंजीवाद चल रहा है, इसकी वजह से कंपनीज आने में कोई डर रही है। दूसरा कारण जो है, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट हमारे पास है नहीं, सस्ते मजदूर है लेकिन स्किल है क्या, तो वो नहीं है। और तीसरी जो है ना, हमारे टैक्स स्ट्रक्चर पे भी जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। टैक्स स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा सवालिया निशान क्या है? टैक्स स्ट्रक्चर में ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है, सरकार अगर इसको थोड़ा ठीक कर दे तो हो सकता है, जो बहुत कुछ स्टडीज में, रिसर्च पेपर्स में हमने पढ़ा है कि हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो शायद भारत में कुछ तेज हो जाए, कुछ बढ़ जाए। एक और समस्या जो आ रही है वो नहीं जो नोटिस में हम ये बजट और जब ये तत्कालिक जो विश्लेषण होता है, तत्कालिक विश्लेषण में बड़ी समस्याएं होती है। एक जो परसिस्टेंट प्रॉब्लम हो रही है 2014 के बाद से, लगभग 4 से 5 लाख हाई नेट इंडिविजुअल्स, HNIs बोलते हैं जिनको, जो बहुत पैसा वाले लोग थे, वो देश छोड़ के जा रहे हैं, भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कि एड्रेस करना है। HNIs ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है। ये वो लोग हैं जो भारत में रुकते, भारत में पैसा खर्चा करते, भारत में इन्वेस्टमेंट करते, तो और लोगों को रोजगार मिलते। तो ये कुछ बहुत सारे इश्यूज है। अब ये एक एनालिसिस की बात है कि ये लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तो ये कुछ मेरे ख्याल से आपको कुछ इंसाइट मिली होगी। थैंक यू सो मच सर। सर यहाँ पर एक सवाल बनता है कि सर ये आप जैसे कह रहे हैं कि 2 लाख लोगों ने हमारा देश छोड़ करके विदेशों में चले गए। 2 लाख नहीं, तो 4 लाख के ऊपर लोग हैं। जी, जो पिछले 2023 की आंकड़ा रही है सरकार देती है, सरकार ने ये भी आंकड़ा जारी किया कि 7 लाख स्टूडेंट विदेश चले गए भारत छोड़कर पढ़ाई करने। तो फिर सरकार किस आधार पे कहती है कि भारत की जो पीढ़ी है वो अमृत पीढ़ी है और भारत में काल चल रहा है वो अमृत काल है, और इस पर गर्व करने की बात हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पहले भाषण में किए। सरकार का काम है ना बोलना, तो फिर ये गर्व करने वाली बात नहीं रही है ना सर। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं भी बोलता हूँ कि हमारा देश विकसित भारत बनेगा, ठीक है। आई रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। भारत देश 2047 में विकसित देश बनेगा, उसके लिए हमको सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशंस है, मैंने इसके पहले जो बताया, ये सोल्यूशंस हो सकते हैं, और ये मैं अपने मन की कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। दीज आर दी रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस इकोनॉमिस्ट और बिजनेस पर्संस, ये है। तो आपने जो इशू रेज किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे एक सवाल थोड़ा छोटा सा और रहा है कि जैसे हमें 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी बनानी है 2047 तक, और हमारी जो गरीबी मापने की जो अवधारणा है आज भी रोजी रोटी कपड़ा मकान ही रहा है। हम 21वीं सदी में पहुंच गए और इससे ऊपर उठकर हम नहीं देख पा रहे, ना गवर्नमेंट हमारी ध्यान दे पा रही है सर। और जो बात है युवाओं के अंदर जो स्किल नहीं है, तो सर इसके लिए सिर्फ युवा जिम्मेदार या हमारी गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है जो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रही है? युवाओं को क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। जो इकोनॉमी के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, उसके ऊपर बात करनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में केवल बात नहीं करनी चाहिए, कुछ सॉल्यूशंस भी लेके आने चाहिए। सरकार का काम है, सरकार अपनी तारीफ करेगी। कोई भी सरकार आएगी, किसी की भी सरकार आएगी, वो अपनी तारीफ करेगी। मैं भी सरकारी रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं भी अपनी सरकार की तारीफ करूंगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ समस्या अभी सबसे बड़ी यही चल रही है कि कोई भी समस्या पहचानने के लिए फ्री नहीं है, ठीक। तो ये कुछ इश्यूज हैं। आप मेरा ईमेल आईडी में शेयर कर दूंगा, तो वी कैन टॉक ऑन दैट। अमित सर मेरे बड़े भाई हैं, सर हैं, सीनियर हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिनके विद्यार्थियों के कुछ अगर इस तरह के प्रश्न हैं, तो मैं अभी फिलहाल मैं मिडिल इनकम ट्रैप के ऊपर एक काम भी कर रहा हूं, तो मुझे कुछ इंसाइट्स मिलेंगे तो मैं आपको उसके साथ जरूर शेयर करूंगा।
जी बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद। एक कमेंट बॉक्स में सवाल आया है अमित सर का कि एक तरफ लोगों की वास्तविक आय बढ़ने की बात की जा रही है, वहीं बचत दर घटकर 7% से नीचे आ गई है। हिमांशु सर से सवाल है कि आपको ये स्पष्ट करें कि इसका लोगों की बचत दर इतनी कम कैसे हो गई है। देखिए, हम लोग जब इकोनॉमी का बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमी में हमको एक फैसिलिटी दिया है कि हम केवल एग्रीगेट टर्म्स में बात कर लेते हैं, और वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अपना हम कहेंगे कि बेनिफिट्स है, हम एग्रीगेट्स में बात कर लेते हैं। लेकिन जब हम उसी को डिसइंटीग्रेट करके माइक्रो लेवल पे देखते हैं तो चीजें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और जो कॉन्ट्राडिक्शंस उभर के सामने आते हैं उसको भी हमको स्वीकार करना चाहिए। शायद सरकार को स्वीकार करना उसके लिए एक पॉलिटिकल लायबिलिटी हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे बहुत सारे विरोधाभासों को देखते हैं। अब देखिए, सरकार का कहना है कि उन्होंने 25 करोड़ लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, एक इंडेक्स है, उससे बाहर लाया है। और आपको मैं एक इंटरनेशनल यार्ड स्टिक दे रहा हूँ जिसमें वो हंगर इंडेक्स का बात करता है। हंगर इंडेक्स में 125 देशों में भारत का जो रैंकिंग है 111 है। यहाँ से एक विरोधाभास उभर के पैदा आता है। ऑक्सफैम का अगर आप इनइक्वालिटी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें वेल्थ और इनकम का जो इनइक्वालिटी है कि केवल 1% लोगों के पास 40% से ज्यादा इनकम और वेल्थ पे उनका कैप्चर है। तो ये इन चीजों को अंडरलाइन करता है कि हमारे देश में जो विकास हो रहा है वो एग्रीगेट है। हम जीडीपी जो ग्रोथ की बात करते हैं वो एक एग्रीगेट है। अभी हमारा बजट में जीडीपी एस्टिमेट किया गया है 327 लाख करोड़, लेकिन ये तो पूरे देश का है। अब इसमें हो सकता है कि बहुत लोग अपना इनकम खो भी दे, रोजगार खो भी दे, बेरोजगारी में रहे। और मैं तो बैंक में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो लोगों का वास्तविक जीवन है उनका इनकम हो ना हो, लेकिन उनको इस महंगाई में जीने के लिए कहीं ना कहीं से संसाधन कर्ज लेकर या कहीं और से बोरो करके लेना पड़ता है। और यही कारण है कि इस जो एक कंसिस्टेंट महंगाई है हमारे देश में, अगर हम उसको स्टैगफ्लेशन कहें मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट के टर्म में, तो ये गलत नहीं होगा, उसके सारे हैं। केवल जीडीपी ग्रोथ रेट को हम हटा दें तो हमारे कंट्री में हाई अनएम्प्लॉयमेंट अभी कुछ कम हुआ है, लेकिन वो कम केवल स्टैटिस्टिक्स में हुआ है। तो आपको जो ये सेविंग रेट में कमी दिख रहा है और जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, उसका मेन जो कारण है, जो मेन जो फंडामेंटल मैकेनिकल रीजन है, वो इनइक्वालिटी है। और एक बात मैं ऐड कर दूं, आजकल क्या है कि हम लोग खास करके जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं उनको पॉलिटिकल रिटोरिक स्टेटमेंट से बचना चाहिए। अब सरकार ने कह दिया कि केवल 4 जातियां हैं और हम लोग भी उसको रिट्रेट कर रहे हैं, 4 जातियां हैं। आप हमको बताइए कि जो हमारा पॉपुलेशन है उसको अगर हम जातियों में बांटते हैं तो पूरे पॉपुलेशन के बराबर हो जाता है। लेकिन जो 4 जातियां सरकार बोल रही है, गरीब, महिला, स्टूडेंट और फार्मर, अगर मैं कहूं कि महिला गरीब भी हो सकती है, महिला स्टूडेंट भी हो सकती है, महिला फार्मर भी हो सकती है, तो एक ही महिला की 4 जातियां हो गई। उसकी एक जाति गरीब हो गई, उसकी एक जाति स्टूडेंट हो गई, उसकी एक जाति किसान हो गई। ये देखिए, कोई भी आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं उसका लिमिटेड, हमको उम्मीद नहीं है कि इस देश में कोई भी बहस होने लगता है कैसे 4 जातियां हो सकती है। हम लोग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं, किसी चीज का अगर सब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ तो क्लियर ओवरलैपिंग है कि जो गरीब है वो महिला भी हो सकती है, वो महिला स्टूडेंट भी हो सकती है और वो किसान भी हो सकती है। तो 4 की जगह तो एक ही आदमी को 4 वर्गीकरण हम कर, तो क्यों ना हम केवल गरीबी को ही एक जाति मान ले। महिला तो ये चुनावी हो सकता है, लेकिन आप लोग स्टूडेंट है इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप थोड़ा इसको इकोनॉमिक्स के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि क्या ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। एक छात्र
महिला हो सकती है, तो महिला भी हो गई, छात्र भी हो गई, वो गरीब परिवार से तो गरीब भी हो गई, और वो किसान भी हो, तो 4 जातियां कहाँ है? तो बहुत सारे विरोधाभास है। सरकार का अपना एक क्लेम है, लेकिन उस क्लेम को मानना या न मानना वो हमारा अपना तर्क बुद्धि है, उस पर हम देखेंगे। तो जो मेन कारण है कि सेविंग रेट कम हो रहा है और हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, उसका वही है कि जो अनइक्वल डिसप्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ है, उसमें जीडीपी का बड़ा हिस्सा बड़े पूंजीपतियों को चला जा रहा है और बहुत गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं महंगाई और इस कंपटीशन के दौर में। यही मेरा सबमिशन है इस क्वेश्चन का। Sir, if you allow me, I can add one point. जी प्लीज। और एक सवाल और है, उस सवाल के साथ भी मतलब आप अपने सवाल को और थोड़ा सा आप अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाइएगा। लेकिन ये कैसे हुआ कि आय बढ़ रही है, महंगाई स्थिर है, लेकिन बचत घट गई है? क्या लोगों के उपभोग बढ़ रहे हैं? कोई भी वक्ता इसमें से अपने कमेंट कर सकते हैं। तो अंकित सर, आपसे ही ये कमेंट चाहूँगा, और इसके बाद जो इस पे जोड़ना चाहें मनमोहन लाल जी या हिमांशु सर, तो वो जोड़ देंगे प्लीज। जी सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमको एक बात ये समझनी होगी कि जो हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं अभी की, पोस्ट पेंडेमिक ग्रोथ में एक क्वार्टर में, पोस्ट पेंडेमिक की अगर बात करें तो एक पेंडेमिक के पीक पेंडेमिक के टाइम पे हमारी जो क्वार्टरली जीडीपी -29% पहुंच गई थी। अगर हम उस जीडीपी को कंसीडर करें और उस जीडीपी ग्रोथ रेट को कंसीडर करें और आज के आंकड़ों की तुलना करें, तो 2020 से लेके अभी तक 4 साल में इकोनॉमी लगभग 10% ही बढ़ पाई है। तो हमें एक ये पॉइंट भी देखना होगा। आप जितना गिरोगे तो आपको उठने के लिए उतने ही ज्यादा आपका आंकड़ा बढ़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है चाहिए हमें। और दूसरी चीज जो सम्मानीय अमित सर ने प्रश्न पूछा है, तो इसके ऊपर अभी फिलहाल जो आंकड़े हैं उसमें ये है कि इस बार अभी 3 दिन पहले के बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है कि इस साल जो है थोड़ी डिमांड रोबस्ट हुई है, स्पेशली रूरल सेक्टर में। एफएमसीजी वगैरह की डिमांड जो है अभी उतनी नहीं बढ़ी है, बट अदर प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है थोड़ी बढ़ी है। तो अभी फिलहाल जो इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि हमारे जो मनमोहन सर है और हिमांशु सर है वो थोड़ा ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन 3 दिन पहले की जो मैं रिपोर्ट है उसका एक हवाला दे रहा हूँ। बट ये इतने शॉर्ट टर्म में इसको समझना या कोई कंक्लूजन निकालना मुझे उचित नहीं समझ में आता है। इसमें और पढ़ने की जरूरत मुझे है। ये मेरे ख्याल से सर जवाब दे पाएंगे जी। डॉक्टर मनमोहन लाल, आपकी टिप्पणी और इसके बाद जी सर, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद सर, धन्यवाद पीयूष सर। देखिए, इस समय आंकड़ों के जाल में फंसेंगे तो आंकड़े हमारे पास कई तरह के विरोधाभासी मिलेंगे। पहली बात, मैंने बात में शुरुआत में ही कह दिया कि सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट नहीं किया, आर्थिक सर्वेक्षण हमारे पास आया नहीं, तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे आंकड़ों में कि इस वर्ष हुआ क्या है। अब रह गई, कई स्रोत आंकड़ों के हैं, तो उन स्रोतों के माध्यम से जब भी हम तुलना करते हैं तो कंफ्यूजन हमेशा, विरोधाभास एक दूसरे आंकड़े में मिलेगा। मैं मोटा मोटा सीधा सीधा बताना चाहूंगा, बच्चे हैं, आंकड़ों से जब हम खेलेंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, हमारे विद्यार्थी कुछ। मैं मोटा मोटा यह बताना चाहूंगा, भारत सरकार 81 करोड़ 81.35 81.35 करोड़ लोगों को भोजन दे रही है। 130 करोड़ लोगों में 81 करोड़ लोगों को अन्न देना पड़ रहा है सरकार को। तो इसी से आप समझ लीजिए भारत कितना विकसित है। हमें बैठा के खिलाना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ 81 करोड़ लोग, 130 करोड़ में 81 करोड़ लोग गरीब हैं। तो आंकड़े सरकार कुछ भी प्रस्तुत करे, अर्थव्यवस्था इस समय विरोधाभास की स्थिति में फंसी हुई। जैसा कि अभी सर ने इससे पहले बताया था कि जो टोटल संपत्ति है या हमारे पास जो विकसित भारत जो दिखाया जा रहा है, वह केवल 1% या 10% मैक्सिमम
लोगों के पास है, बाकी 90% लोग अभी भी गरीबी जाल में फंसे हुए हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, सर ने फिर आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, आंकड़े भी हैं, लेकिन आंकड़े पे क्यों? क्योंकि कुछ आंकड़े हमारे पास सरकार नहीं मानती है, कुछ आंकड़े जो प्रस्तुत होते हैं सरकार अपना आंकड़ा देती नहीं, इस बार दी नहीं है, तो आंकड़ों पे नहीं जाएंगे। दूसरी बात कि महंगाई एक तरफ दिख रही है, दूसरी तरफ उपभोग भी बढ़ा हुआ है। ऐसा हम नहीं कह सकते उपभोग नहीं बढ़ा हुआ है। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण, मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए सबके पास पैसे हैं। जहां घर में एक मोबाइल हुआ करती थी, आज घर में हर बच्चे के पास, गार्जियन के पास मोबाइल है और सबके पास रिचार्ज कराने के लिए पैसे हैं। उपभोग बढ़ा हुआ है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आंकड़े चाहे जैसा लेके आइए, लेकिन आंकड़ा एक जो सीधे आपको दिखता है वह यह है कि लोग उपभोग कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात, एक इंटरनेशनल लेवल में बता दूं कि डॉलर रुपए की तुलना में रुपए का मूल्य गिर रहा है। डॉलर की तुलना में रुपए की मूल्य गिर रहा है। जैसा कि आज अमित सर ने सुबह ही एक डेटा भी प्रस्तुत किया था कि भारत 10 मुद्राओं से बाहर हो गया, जो विश्व की सबसे अच्छी डॉलर के मुकाबले मुद्राएं हैं उनसे बाहर हो गया। अर्थात रुपए का मूल्य इतना गिर गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान ही खत्म हो रही है। कहां से हमारा आयात निर्यात होगा? फिर उसमें मैं जाऊंगा तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। आयात निर्यात सर लोग समझ रहे हैं कि आयात निर्यात जब डॉलर रुपया कम होता तो क्या होता, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो जब आंकड़ों से हम खेलेंगे या आंकड़ों पे चर्चा करेंगे तो हमें विरोधाभास हमेशा दिखेगा, लेकिन जब वास्तविक स्थिति देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हो क्या रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तव में इस समय फंसी हुई, एक ट्रैप में फंसी हुई है, जिसको सर ने शुरुआत में बड़ा अच्छा एक नाम दिया था, मिडिल इनकम ट्रैप। नीरज सर ने शायद इसका बात किया था, या जो भी सर, मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी हुई है। इससे निकलने में समय लगेगा। अभी कोरोना काल था, कोरोना में भारतीय अर्थव्यवस्था डूब गई थी, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं डूबी हुई थी, पिछड़ गई। तो उससे निकलने में जो हमें 10% का ग्रोथ रेट सर ने बताया, जब हम नीचे डाउन जाते तो उठने में हमको लगता है बहुत तेजी से हमारा ग्रोथ हुआ है, लेकिन फिर हम वही 7% हमें ग्रोथ रेट पाना है और हम 5 के आसपास ऊपर नीचे फंसे हुए हैं। 7% लेके आने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। मैं याद दिलाऊंगा कि 2008 से 12 के बीच में आप देखेंगे हमारी ग्रोथ रेट 8%, 9%, 7% पर ईयर रहती थी। 2014 के बाद से आप ग्रोथ रेट देखिए और कोरोना के बाद से ग्रोथ रेट देखिए, काफी ज्यादा उसमें परिवर्तन आएगा। सरकार अपने डेटा प्रस्तुत करती है, अलग अलग डेटा बताती है, सरकार कभी भी अपनी बुराई नहीं बताएगी। हम आंकड़ों पे नहीं जाएंगे। इतनी चर्चाओं के बाद मैं चाहूंगा कि अगले भी वक्ता बताएं। बताने तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन सर नीरज सर, हिमांशु सर, आप टिप्पणी इस पूरे डिस्कशन पे? नहीं, पूरे बजट के डिस्कशन पे या सेविंग रेट के डिस्कशन पे? इसी सवाल पे जो हमारे एक्सपर्ट्स ने अभी कहा है, उस पे आपको कोई पॉइंट जोड़ना हो या कुछ ऐसा संशोधन करना हो? आपकी दोनों हमारे विद्वान पैनलिस्ट, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम लोग अपने सुविधा के अनुसार आंकड़े दे सकते हैं। सरकार के अपने आंकड़े हैं और हमारे अपने आंकड़े हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो लोग जमीन से जुड़े रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई, ये एक प्रमुख चैलेंज है। मतलब कि तीनों चैलेंजेस है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और मैं पहले से कह रहा हूँ कि चाहे आपके पास आय हो या आपको बोरो करना पड़े, लेकिन आपको आज के तत्कालिक अर्थव्यवस्था में जीने के लिए आपको उतना तो संसाधन होना ही चाहिए। आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ बोरोइंग का। आप देखिएगा पिछले 2-3 सालों से जो हमारा पर्सनल लोन का ग्रोथ बुक है बैंकों का, वो बहुत ज्यादा है, 30%, 35%। हम लोग बैंक में काम करते देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो पर्सनल लोन ले रहे हैं और किस काम के लिए ले रहे हैं। सही बात है, वो इसीलिए ले रहे हैं कि उनके पास कुछ बच ही नहीं रहा है आय से, तो वो लोन इसलिए ले रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में उनके जो जरूरी खर्चे हैं उसको वो कैसे मीट आउट करें। हो सकता है वो शिक्षा का खर्चा हो, स्वास्थ्य का खर्चा हो, घर का खर्चा हो। तो इसीलिए जब हम एग्रीगेट्स में चीजों को देखते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक
पर्सपेक्टिव से एग्रीगेट्स में वो चीजें बड़ी दिखती हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ, लेकिन जब उसी को हम डिसइंटीग्रेट कर देते हैं और छोटे लेवल पे आ जाते हैं या कंज्यूमर लेवल पे बात करते हैं तो आंकड़े विरोधाभासी हो जाते हैं। इसलिए सरकार को इन विरोधाभासी आंकड़ों को ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए और सरकार जो हमेशा एक विक्टोरियस मूड में रहती है कि हमने सब कुछ ओवरकम कर लिया है, शायद अभी हमारी ऐसी अवस्था नहीं है कि हम ओवरकम कर ले। अभी एक छात्र का प्रश्न था कि 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, तो टेक्निकली उन्होंने बताया कि ये ग्रोथ रेट चाहिए तो इतना हम जीडीपी गेन करेंगे। आप थोड़ा ध्यान देंगे जो क्लाइमेट चेंज का खतरा है उसका जो प्रिडिक्शंस है कि अगर 2% हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारा एग्रीकल्चर इनकम कम हो जाएगा, लेबर पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, हमारा बहुत सारे शहर रहने लायक नहीं हो जाएंगे, हमारा जो लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो हम जो आकलन कर रहे हैं वो आज की स्थितियों से कर रहे हैं। 2047 का वैश्विक परिस्थिति या क्लाइमेटिक कंडीशंस या ग्लोबल चैलेंजेस क्या हो गए उसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो हम एक स्टैटिस्टिक मतलब कि एक स्टैटिक कंपैरिजन कर रहे हैं। हम लोग अक्सर भूल करते हैं अपने जीवन में भी, जब हम भविष्य का आकलन करते हैं तो वर्तमान को देख के करते हैं। वर्तमान में चैलेंजेस बढ़ेंगे, सरकार को अभी बहुत नए मद बनाने होंगे। अभी उनको एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, अभी सर बात कर रहे थे जेंडर डिस्पैरिटी का। जेंडर इकोनॉमिक्स में जेंडर डिस्पैरिटी पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है, क्योंकि महिलाएं जो है वो हमारी आधी आबादी है और हमारा सभ्यता सांस्कृतिक का मूल है। अभी जो नोबेल प्राइज मिला है अर्थशास्त्री को अवार्ड की, उनका नाम है क्लाउडिया गोल्डी, उनको इसी स्टडी पे मिला है। उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी और वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का 100-200 साल का आंकड़ा रखा है और बहुत साइंटिफिक तरीका से। अभी हमारा जो जेंडर पार्टिसिपेशन 37% है वुमेन का, तो चैलेंजेस बहुत है। कभी कभी हम उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और कभी कभी अपने अचीवमेंट्स को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। हमको एक बैलेंस स्ट्राइक करना होगा और जो राइटिंग ऑन द वॉल को एक्सेप्ट करना होगा और हमको चीजों को एक्सेप्ट करके विरोधाभास को कम करना होगा और जन कल्याण के लिए काम करना होगा, तभी वो चीजें एक्सेप्टेबल हो। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस पैनल डिस्कशन के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर हमें जो नॉलेज गेन हुआ है बजट पीयूष सर, बजट में 1-2 बातें और रह गई थी, बच्चों को जानना भी चाहिए और भी होता है। सरकार का जो हम तो बजट से एनालिसिस है तो एनालिसिस किया ही गया। बजट में सरकार ने कुछ घोषणा है जो कि मैंने शुरुआत में बताया था कि गरीबी के लिए क्या किया गया, युवाओं के लिए सरकार ने क्या क्या कहा है अपने बजट में, इसको भी थोड़ी संक्षेप में 2-4 मिनट में सुन लेते हैं। सरकार ने सबसे पहली बात कही कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की वजह से काफी परिवर्तनकारी सुधार हो रहा है। अब ये एनालिसिस का विषय है, विश्लेषण का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कितना कारगर इस समय वर्तमान में है। दूसरा इन्होंने कहा स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। 1.4 मतलब 1,40,00,000 लोगों को केवल प्रशिक्षित किया गया है स्किल इंडिया मिशन के तहत। सरकार इसको उपलब्धि के रूप में काउंट कर रही है, जहाँ 130 करोड़ लोगों के बीच में 1.4 करोड़ लोगों को ही प्रशिक्षित किया है। दूसरा 54 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन के माध्यम से हुनर प्रदान किया गया है। चौथी बात, इसमें 3000 नई ITI स्थापित कॉलेज की स्थापना की जा रही है। उच्चतर शिक्षा के लिए 7 IIT स्थापित किया गया है, 16 IIT स्थापित किया गया, 7 IIM स्थापित किया गया, 15 एम्स स्थापित किए गए, 390 विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। सरकार युवाओं के विकास के संदर्भ में इतनी बातें बताई है अपने बजट में। उसके बाद सरकार ने युवाओं के विकास के ही संदर्भ में बताया PM मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण मंजूर की ऋण अर्थात प्रदान की
इन लोगों को, युवाओं को, ताकि वह अपना स्टार्टअप या अपने रोजगार स्थापित कर सके। इसी के साथ सरकार ने ये भी बताया कि खेलों की दुनिया में भी हमारे युवा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अब इन बिंदुओं पर अगर हम चर्चा करेंगे तो हालांकि टाइम कम है, लेकिन सरकार ने अपने बजट में ऐसी बातें बताई। तीसरी 2 बातें हो गई। तीसरी बातें किसानों के संदर्भ में सर ने बता ही दिया था, काफी अच्छी बातें बताई थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कोई ज्यादा बजट में वृद्धि नहीं की गई। जो पिछले वर्ष इन्होंने सम्मान निधि योजना में वृद्धि किया था, इस बार भी सम्मान निधि उतना ही खर्चा किया जाए, 60,000 करोड़ रुपए इस बार भी व्यय किया जा रहा है। उसके साथ छोटे और सीमांत और छोटे किसानों को 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता सरकार दे रही है अपने किसान सम्मान निधि योजना के तहत। फिर बजट में ही सरकार बताती है पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया जा रहा है किसानों के उन्नयन के लिए। इसी के साथ सरकार बताती है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का कारोबार हो रहा है किसानी क्षेत्र में और 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही है। सरकार ये अपनी उपलब्धि गिना रही है अपने बजट के माध्यम से। अब हम देखेंगे कि अगर चर्चा का विषय बढ़ता हमारा बजट पे, तो बजट की इस पर चर्चा में तो हम किसानों पे भी चर्चा कर सकते थे। किसान, हमारी खेती का क्या दशा। सरकार ने कहा था हम 2 गुना इनकम करेंगे 2024 तक। अब इस पे चर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद सरकार का युवा और महिलाओं के संदर्भ में सरकार ने काफी ज्यादा हमारे एक वक्ता अंकित सर महिलाओं के संदर्भ में सब कुछ बता ही दिया। इसके साथ सरकार का एक और भी काफी अच्छा जो 2047 में विकास की बात की गई है कि 2047 तक भारत विकसित देश हो जाएगा, तो एक ऐसे ही नहीं करती सरकार, उसका एक प्लेटफॉर्म या एक रोड मैप जारी करती है, बताती है। उस रोड मैप पे सरकार अभी हमारे वक्ता ने जैसा बताया कि क्या करना चाहिए वर्तमान परिस्थितियों में। सरकार ने सोलर पैनल की काफी चर्चा की, विंड पावर की बात की, नैनो टेक्नोलॉजी की बात की, ऐसे करके 3 प्रकार की प्रमुख गलियारे की बात की, अधोसंरचना के विकास की। हमारे बजट में हर चीज का उल्लेख किया गया है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि हम छोटे-छोटे केवल आगे की चीजें को देखते हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बात करेंगे, स्वास्थ्य पे देखिए, उसकी शिक्षा पे देखिए, रेलवे पे देखिए, पत्तन पे देखिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड भी देखिए। यह सरकार काम तेजी से कर रही है। हालांकि फिर मैं कहूंगा यह सरकार अभी इसका प्रभाव हमें तुरंत तत्कालिक समय में नहीं दिखेगा, हमें भविष्य में दिखेगा। ये अलग बात है कि कंपनियां अभी निवेश करने नहीं आ रहे। अभी हमारे एक वक्ता ने बताया था कि टेस्ला ने अपना इन्वेस्ट होल्ड पे रख दिया है क्योंकि चाइना थोड़ी सी हमसे ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। उस सरकार की नीतियां हम इसी तरह उसको झुठला भी नहीं सकते आंकड़ों के आधार पे कि सरकार हमारा विरोधाभास है। हाँ, कोरोना के बाद से यह आप अगर पॉजिटिव रूप में देखना चाहेंगे, कोरोना के बाद से सरकार ने अच्छा प्रयास किया कि कोरोना के दबाव से सरकार हमारा देश निकल पाया है। अब 2047 तक हमें विकसित करना है। एक सरकार एक टारगेट प्रस्तुत करती है। 2030 में उसने $7 ट्रिलियन की बात कर रही है सरकार 2030 तक के लिए 7% ग्रोथ रेट की, तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है। तो ये सब बजट में हमारे है। अब मैं बजट के इतर जो एनालिसिस और चर्चा करने की बात है, तो अपने वक्ताओं या पीयूष सर से जैसी भी अनुमति मिली, समय भी हो रहा है। धन्यवाद सर। पर्याप्त डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है और ये एक ऐसा विषय है कि अगर इस पर चर्चा हो तो लगातार चर्चाएं हो सकती हैं। अब मैं कार्यक्रम के समापन की तरफ लिए चल रहा हूं और अमित सर को मंच दे रहा हूं कि जो हमारे तीनों एक्सपर्ट हैं उनका औपचारिक रूप से एक बार धन्यवाद ज्ञापन करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अमित भूषण द्विवेदी सर, मुझे अगर आप 160 सेकंड 120 सेकंड्स दे दे तो काफी, मतलब मैं बच्चे से एक बात करना चाहता हूँ। हाँ जी जी जी। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये हमारे लर्नड प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स तो जानते हैं। देखिए, आंकड़े जरूरी है अर्थव्यवस्था के एनालिसिस के लिए, लेकिन आपको उसको बहुत वैज्ञानिक रूप से देखना होगा। अब जैसे सर ने एक आंकड़ा रखा था, बहुत अच्छा आंकड़ा था कि सरकार ने 4 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी है,
लेकिन इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? 4 करोड़। अब मैं अपना प्रैक्टिकल केस बताता हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं, वीडियो स्किप करते हैं, परसेंटेज पूरा होते जाता। आपके यहाँ पे आपने भी किया होगा, ठीक है? तो वो मतलब ट्रेनिंग होती नहीं है उनकी, वो शॉर्टकट ले लेते हैं। सरकार का उपाय अच्छा है पर इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी समस्या है, ठीक है? स्किप कर देते तो उनको कुछ नहीं आता, फिर वो गूगल से सर्च कर करके आंसर दे देते, सर्टिफिकेट मिल जाता। तो स्किल तो कोई बनी नहीं। उससे बेहतर ये है कि कॉलेज लेवल पर रूबरू होकर काम करवाया जाए, ठीक? तो ये पॉलिसी लेवल पे एक बात हो गई। दूसरी बात, एक सर ने मुद्रा योजना, तो हम ऐसे एनालिसिस करते हैं कि आंकड़े क्या है और हो क्या रहा है। और दूसरा एक पॉइंट ये है मुद्रा योजना का, तो मुद्रा योजना में बहुत लोन दिए गए हैं, ठीक है? लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि उसमें जो सबसे छोटी कैटेगरी का लोन है 50,000 से कम वाला शिशु लोन, तो शिशु लोन जो है 93% है। यहाँ पे नीरज सर बैठे हैं, अगर मैं गलत हूँ तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो जो शिशु लोन है वो लगभग 93% है। ये मैंने वेबसाइट से ही उनके आंकड़े उठाए हैं, अभी 3 दिन पहले की ही बात है। तो ये जो है इस तरह से हम आंकड़ों को देखते हैं। 50,000 से कम पे तीसरी समस्या ये आ जाती है कि कई बार वो शादी पे, बीमारी पे वो खर्चा कर लेते हैं, बिजनेस जो है डेवलप नहीं कर पाते। और जो बिजनेस डेवलप भी होता है तो वो सस्टेनेबल नहीं होता, बहुत पोषणीय नहीं होता। तो दीज आर दी चैलेंजेस। तो आंकड़े आपको इस तरह से बेचे जाते हैं, ठीक? आपको देखना है उनमें से अपने काम की बात निकालना और उसमें क्या कमियां हैं उनको देखना। आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो बस इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। नीरज सर, हिमांशु सर, पीयूष सर और अमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। और मैं अमित सर से आगे अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम की समरी और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं उन्हें मंच देता हूँ। डॉक्टर अमित भूषण द्विवेदी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर। तो सबसे पहले पीयूष आपको धन्यवाद जो आपने मुझे अपने सूखे शब्दों में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए और इस पैनल डिस्कशन का समरी करने के लिए आमंत्रित किया है। क्या मेरा आवाज साफ है वैसे? जी सर, क्लियर है। जी बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, तो सबसे पहले मैं शास्त्री तुलसी महाविद्यालय से प्राचार्य डॉक्टर जैसे संत सर का आभार करना चाहूँगा। वे हमेशा इस तरह के प्रोग्राम को अनुमति देते हैं कि नहीं आप करवाइए। और उसके बाद से मैं इस प्रोग्राम के आयोजन होने में जैसे मनमोहन लाल जी से करना आप इस दिन पे देख सकते हैं। तो जैसे मनमोहन लाल जी से करना और नए हम लोग स्नातक प्रथम वर्ष से नृत्य हैं और जब से हम लोग तो कैसे हैं जब से हम लोग तो कैसे हैं ये हर साल हम लोग बिना भूले जैसे किसी धर्मात्मा के लिए मंदिर होता है, जैसे किसी नेता के लिए संसद होता है, वैसे ही हम लोग अर्थशास्त्री हैं और उसके हिसाब से हम लोग का आर्थिक समीक्षा और बजट विश्लेषण होता है। और पिछले 5 सालों से डॉक्टर मनमोहन लाल जी शर्मा सर ने हमें हमें ये सहूलियत दिया है कि मैं उनसे दम पे मैं इस प्रोग्राम को करवा सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मनमोहन सर से मैं निवेदन करूँगा, वे आएंगे। मनमोहन और हम स्नातक प्रथम वर्ष से आज तक मिलते हैं। तो वैसे साहब आगे भी आपके दम से नए शक्तिशाली होते हैं हम और आप इस प्रोग्राम में आते हैं। ये आर्थिक समीक्षा और बजट विश्लेषण का 5वां साल है और इस 5 सालों में केवल एक बात अच्छाई है कि हर साल डॉक्टर मनमोहन लाल जी शर्मा सर इस प्रोग्राम में अवश्य अपना समय निकालते हैं। इस साल इनका विवाह हुआ है
उसके बाद भी उन्होंने समय दिया है, इसलिए मैं डॉक्टर मनमोहन रेड्डी सर का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आगे धीरे सहयोग करते रहें। दूसरे दूसरे स्वर पे नीरज हिमांशु सर हैं। नीरज हिमांशु सर से मैं सभी मिला नहीं हूँ। नीरज हिमांशु सर मुझसे सर से बहुत ऐसे फ्रेंड हैं, और राष्ट्रीय सर ने बताया भी कि सर से मैं आमंत्रित किया था, तो मैं आमंत्रित किया था आर्थिक समीक्षा में। हिमांशु सर से मैं इस साल आमंत्रित किया हूँ बजट विश्लेषण में। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि पिछले साल हिमांशु सर आर्थिक समीक्षा के विश्लेषण में हम लोग उसे समय दिए थे, इस साल भी दिए हैं, और सर आपसे सरबद्ध प्रार्थना है कि आप आगामी सालों में भी आर्थिक समीक्षा, बजट विश्लेषण पे या ऐसा पूरी जो आप समझे कि नहीं ये ज्ञान विद्यार्थियों को देना आवश्यक है, उसमें आप हमारे लिए समय देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें समय दिया, आगे भी देते रहिए, ऐसा निवेदन है। आर्थिक समीक्षा और बजट से आगे ये विद्यार्थी बैंकों के माध्यम से, बैंकों के प्रोग्राम के माध्यम से कौन सा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप चाहे तो सभी हमें बता सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद सर। इस पिछले पैनलिस्ट के रूप में अंशित सूर्यवंशी सर हैं हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा भाई हूँ, तो मैं बड़ा भाई नहीं हूँ। हम आप सभी लोग समान हैं। इसमें एक तरफ में हमारे विद्यार्थी हैं और दूसरे तरफ में हम सभी हैं, जिसमें हम लोग विद्यार्थियों के लिए, देखिए ना, रात के 9 बजने वाले हैं, किसी ने खाना नहीं खाया है, किसी ने चाय नहीं पिया है, लेकिन सभी अपने विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे हैं। तो अंशित शायद ये तीसरा, हाँ, ये तीसरा अवसर है जब अंशित सर ने शासकीय तुलसी महाविद्यालय से अर्थशास्त्र विभाग को समय दिया है, और वे हमेशा देते रहे हैं। सर आपसे निवेदन है कि आगे भी आप हमें समय देते रहें और विद्यार्थियों को लाभान्वित करते रहें। तीसरे तरफ में आपसे चौथे तरफ में एक तरफ मनमोहन सर हैं जो शुरू से इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, हिमांशु सर हैं जो पिछले 2 सेशन से समय दे रहे हैं, अंशित सर हैं जो पिछले 3 सालों से समय दे रहे हैं, और एक चौथे तरफ हमारे पीयूष सर हैं। अगर मैं कहूँ कि पीयूष सर सर की वजह से मेरे अंदर साहस आती है, तो वह अतिशयोक्ति नहीं है। ये प्रोग्राम तुलसी महाविद्यालय में जब से शायद ही किसी प्रोफेसर ने तुलसी महाविद्यालय से ज्वाइन किया हो, मुझे तो नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं इस प्रोग्राम को अपने इस तुलसी आवाज़ के साथ में करवाने में सक्षम हूँ। तो इसलिए सक्षम हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पीयूष सर, मनमोहन सर, अंशित सर, हिमांशु सर मेरी ही आवाज़ है, जो जहाँ से मैं नहीं समझा सकूँगा वे मेरे मजबूती बन से वे मेरे साथ में आएंगे और इससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अगर हम इससे आगे जाए तो विद्यार्थी, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो सभी दिन मैं उन्हें संदेश देता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना है,
तो वे संशोधन इसमें संख्या में आ जाते हैं जो सम्मानजनक हैं। आप देखे होंगे कि प्रोग्राम से शुरू में 50 के आसपास पार्टिसिपेंट थे और अभी भी 35-40 पार्टिसिपेंट हैं। तो इससे ये साबित होता है कि विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो शुरू से अंत तक हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। वह संख्या भले ही कम है, लेकिन वो संख्या निरंतर मजबूती के साथ में बढ़ रहा है। तो मैं अपने विद्यार्थियों को बहुत सारा आभार दूंगा जो मुझे सुनना चाहते हैं, जो हमें सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही पिपरिया से मैं देखा कि अमृता सेन मैडम है। इस वीरेंद्र शर्मा सर हैं, मैं हमेशा उन्हें देखता हूँ, मैं उनका परिचय नहीं जानता, लेकिन वे हमेशा आते हैं। तो मैं वीरेंद्र शर्मा सर का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मैं उन्हें जानता तो नहीं है, लेकिन मैं उन्हें 4-5 प्रोग्राम में देखा हूँ। तो अमृता सेन मैडम, वीरेंद्र शर्मा सर और साथ में मेरे विद्यार्थी शिव सर, अंशित सर, मनमोहन सर, हिमांशु सर, आप लोगों से मैं प्रेरणा प्राप्त करता हूँ और मुझे कहीं न कहीं यह लगता है कि आप सब में ये आवाज़ है, इसलिए मैं इसमें खराब दशा में भी आप लोगों के साथ मिल से ये इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोग्राम को करवाने में अपने को सक्षम पाता हूँ। तो ये तो आभार है। अगर हम बजट की बात करें तो जैसा कि मनमोहन सर ने बताया कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। अंशित सर ने कहा तो 35 से बढ़ रहा है। ये मेरे विद्यार्थी भी सुबह में बता रहे थे कि सर 35 से बढ़ा है। 35 से बढ़ा है तो क्या इससे साबित हो जाता है कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए हमारा 35 से बढ़ रहा है। इससे साबित नहीं होता है। भले ही हम मान सकते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं हमारे देश में जो बजट का साइज है वो बढ़ा है। बजट का साइज बढ़ा है, 35 से बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इन्फ्लेशन स्थिर रहा है। जो हमारा राजस्व रहता है, राजस्व रहता है वो स्थिर रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं सही बता रहा हूँ, मैंने सवाल भी पूछा और मेरे सवाल भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। हमारा बचत दर इतना शर्मनाक कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। आप लोग आंकड़ा चेक कीजिएगा कि 2012 में हमारा जो बचत दर था वो 14% था। वहाँ से वो घटना शुरू हुआ और वो इस शर्मनाक स्तर पे आ गया है। और बताइए, नौकरी बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है, महंगाई स्थिर है, बजट का साइज बढ़ रहा है, राजस्व भाषा स्थिर है, राजस्व भाषा स्थिर है। जीडीपी के अनुपात में हमारा भाषा अनुपात स्थिर है। ये हमारे बचत क्यों कम हो रहा है?
इस बात का हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं या कोई भी हैं, इस बात पे पहले से विमर्श होना चाहिए। बाकी ये बात सही है कि महिलाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अन्य क्षेत्र में बहुत से काम हुए हैं, बहुत तेजी से काम हुए हैं। नामांकन अनुसार हमारा बढ़ गया। अंकित सर बता रहे हैं कि शुरू शिक्षा में बढ़ा है, मैं बता रहा हूँ हायर एजुकेशन में बढ़ गया है। उस शिक्षा में हमारा नामांकन अनुसार अब अकेले हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 28.9% हो गया है, जो भारत से औसत से ज्यादा है। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने नई शिक्षा नीति नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने जो प्रवेशित सीटों की संख्या है उसमें 25% कर दे दिया है, जबकि उन 25% बढ़े हुए शिशु से हमने अपना क्षमता निर्माण नहीं किया है, तो हमारा नामांकन बढ़ गया, लेकिन हमारे शिक्षा में जो प्रदर्शन है वो खराब हो गया। दूसरी तरफ मनमोहन सर बता रहे थे कि 82 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा के दायरे में है। जब 82 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा के दायरे में है, वास्तविक आय बढ़ रहा है, तो हमारा विश्व जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है उसमें हमारा स्थान और ज्यादा नीचे कैसे हो गया, ये सोचने की बातें हैं। ये मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा है। आज हमारे पास वंदे भारत है, हमारे पास बहुत से IIT हैं, बहुत से IIM हैं, बहुत से ICI हैं, बहुत से प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है। ये सारा बढ़ा है, नामांकन अनुसार बढ़ा है, नामांकन में महिलाएं आगे आई हैं। हमारा जो इशू है वो चंद्रमा तक पहुंचा है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हमारी जो अर्थव्यवस्था में आंकड़ों में विरोधाभास जो आया है, जिसके बारे में हिमांशु सर, अंकित सर, मनमोहन सर तीनों जो बताए हैं, ये ऐसा विरोधाभास क्यों आ रहा है, हमें ये सोचने की आवश्यकता है। यद्यपि हमारा जो आर्थिक विकास है और जो विकास दर का अनुमान है 7% RBI भी कहता है, IMF भी कहता है, भारत सरकार भी कहते हैं कि हमारा जो विकास दर है, मतलब देश की विकास दर है वो 7% के आसपास है। तो ये अर्थव्यवस्था की बुनियादी तस्वीर के साथ में यह अर्थव्यवस्था की इस साफ तस्वीर कैसे आ रहा है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। इस तथ्य के बावजूद कि हम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ विकास दर इम्प्रेसिव है, महंगाई दर स्थिर है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता जा रहा है, हमारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ते जा रहा है, हमारा खाद्य सुरक्षा के दायरे में पहले से ज़्यादा जनसंख्या है, जिसके साथ में यह तथ्य भी आ रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रहा है, महिलाओं की स्थिति खराब है, भूखमरी सूचकांक में हम पीछे हैं,
भ्रष्टाचार में हम पीछे हैं, ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये सही साथ में मेरी जैसी स्थिति भारत का क्यों है? प्रोफेसर भी हैं, समझा भी नहीं पा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये रखना है अपने स्वयं से तेईस से फांसी से मनोहर दिशा से अंशित सूर्यवंशी से नीरज हिमांशु से अमृता सेन मैडम, जयन शर्मा से, हमारे विद्यार्थी और देश और प्रदेश भर से इस राष्ट्रीय पैनल डिस्कशन में जुड़े हुए विद्यार्थी, वक्ता, प्रवक्ता, पत्रकार, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आवाज़ में जो अस्पष्टता है उसे आप क्षमा करेंगे और आगे दिन मुझे आप सुनते रहेंगे और अपने साथ साथ मेरा भी हौसला वर्धन, मेरे विद्यार्थियों का हौसला वर्धन, मेरे महाविद्यालय का हौसला वर्धन, मेरे विभाग का हौसला वर्धन सभी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। सभी को प्रणाम। अमित दो मिनट चलने दिया या बंद कर दिया जाए? डॉक्टर साहब प्रणाम। हमारे बीच में बीएन शर्मा सर हैं। बीएन शर्मा सर उत्तराखंड से हैं और आप फीस के अध्यापक हैं और मैं चाहूंगा कि सर भी अपना दृष्टिकोण बजट पे रखना चाहे तो रख सकते हैं। सर बीएन शर्मा सर। जी सर, सभी को प्रणाम है। आप लोग सभी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं और मैं तो सुनना चाहता था, बहुत अच्छा लगा। और ये जो नहीं सर, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा, कुछ सीखना चाहूंगा कि हम लोग भी कुछ आपसे सीख सके सर। आप सीनियर हैं, फीस के प्रोफेसर भी हैं और एनालिसिस काफी अच्छा भी है, आप कई जगह काम भी कर चुके हैं सर। मैं आपसे कुछ सुनना चाहूंगा, हम लोग सुनना चाहेंगे। अभी विषय तो हमारा जो है गणित है, अर्थशास्त्र में भी सीखने की कोशिश करता हूँ एक शिक्षार्थी के रूप में। तो बजट का जो आद्योपांत निष्कर्ष निकला है तो ये अंतरिम बजट है, लेकिन लग रहा है कि ये पूर्णकालिक बजट है और 2047 की रूपरेखा इसमें दिया गया है। लेकिन जो ग्रोथ रेट है उस हिसाब से तो वहाँ तक विकसित होना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो संदेह के उसमें है। लेकिन जैसा कार्य योजना बनाया जाएगा आगे तो ये हो सकता है, ये हमारा सपना आगे आने वाली पीढ़ी साकार करेगी। उस समय तक तो हम लोग हो सकता है न रहें इस धरा पर, दूसरे लोक में चले जाएं। लेकिन राष्ट्र की संकल्पना है, सभी ऐसी जो है विकसित देश में रहने की कल्पना करते हैं, तो हम भी उस कल्पना लोक में हैं और भविष्य हमारा जो है अच्छा दिखाई दे। इन्हीं आशाओं में अपने जीवन को और सुंदर और सुखमय बनाना चाहता हूँ और देश के विकास के लिए ये बजट कुल मिलाकर के विकास उन्मुखी लग रहा है। अब अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से इसमें कुछ विरोधाभास है,
जिसको ये जो 4 गरीबों का जो वर्णन किया गया है, जिसमें लग रहा है कि जो है एक गरीब किसान भी हो सकता है और वो युवा भी है और उसमें महिला भी हो सकता है, तो वो इसमें जो है कुछ इसकी हो सकता है, इसके सार को जो है और विवेचना से समझा जा सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी को पुनः प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमित जी, पीयूष सर, जैसा आप उचित समझे आप कार्यक्रम को समापन करें। पीयूष सर, अमित सर। ऐसे हैं मेरे हिसाब से 29 से 82 से हैं, तो इसे ठीक, कोई बात नहीं। जी, बिल्कुल समाप्त किया जाए। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ, मनमोहन सर, गुड नाइट सर। जी मनमोहन सर, जी अमित, प्रणाम सर। आप तो विवाह से भी बहुत से सामने है। आपने समय दिया, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि नए बजट से आर्थिक समीक्षा से मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा, लेकिन आपने समय दिया। सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हेलो सर, जब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब पूर्णकालिक बजट आए जो अगले वर्ष के लिए, उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम निकाल के विश्लेषण किया जाए सर। हाँ, जब उस समय में तो हम लोग आर्थिक समीक्षा से भी करेंगे और मुकेश जी जानते हैं हो क्या रहा है इस बार जो बजट है ना, बजट की चर्चा हम आर्थिक समीक्षा के आधार पे करते हैं। हमारा पुराना डेटा, पिछले 1 साल का डेटा मिला नहीं है। सरकार क्या है, अगला डेटा केवल प्रस्तुत की हुई, तो तुलनात्मक अध्ययन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब पूर्णकालिक बजट पेश होगा तब हम लोग चर्चा करेंगे और इसको इस समय को बढ़ा भी देंगे। 1 दिन ना होगा तो 2 दिन 3 दिन में करेंगे, लेकिन करेंगे फिर से। ये सर, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। हम लोग जब बजट आएगा सर मैं कुछ कहूँ? मई में प्रशासन दे दे, हम लोग आएंगे। हाँ, समय आप बता सकते। हेलो सर, आप सभी गुरुदेव को मेरा प्रणाम है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सब चीज होती है सर, समय आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय निकाल के हम लोगों को दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। हम लोग सारे स्टूडेंट जितने भी हैं, और मेरा नाम सौम्या सिंह है, मैं मनमोहन सर की छात्रा रह चुकी हूँ। और बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी सर कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने सब चीज, सबसे बड़ी इसमें आजकल के इतना टाइम ही नहीं है कि कोई किसी को टाइम दे। आप लोगों ने इतना कीमती समय 2 से 2.5 घंटे हम लोगों को दिए और इतनी सारी डिस्कशन की, इतना सब कुछ आप लोगों ने लोगों को बताया जो कि हम लोगों को नहीं पता था। उससे आप लोगों को मिली, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से आप लोगों को प्रणाम। खुश रहिए सौम्या, खुश रहिए। और विद्यार्थी तो समय समाप्ति है। बिल्कुल समाप्ति। नमस्ते सर। नमस्ते। समाप्त किया जाए, समाप्त किया जाए। नमस्ते, फिर मिलते हैं। ठीक है सर, सोमवार को मिलते हैं। हाँ ठीक है, सोमवार को मिलते हैं।